बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च है और दिन है मंगल का। पाकिस्तान की अदालती तारीख का हैरान कुन वाक़या हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा वाक़या हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़ज़ जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह भी हैं उनको एक ख़त लिखा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान को एक ख़त लिखा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब उसको हेड करते हैं। उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से हैं 3 जजेज़, और 2 जजेस हाई कोर्ट्स के हैं जिनमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के। ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान हैं और ये अदलिया के एहतसाब के हवाले से, जजेस के एहतसाब के हवाले से, जजेस के हवाले से जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो रेफरेंसेज आते हैं, उनको इन जजेस ने देखना होता है। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब हैं। ये 6 जजेस हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर ने, ये मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। और अब अगर आप मुझसे पूछें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि इस वक्त इन 6 जजेस की जो ख़त है उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सांप सूंघ गया है और पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है। पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद है कि पाकिस्तान के मीडिया ने यह ख़त सामने आने के बाद 13 मिनट में इसकी तहकीकात की और 13 मिनट की तहकीकात में उनको पता चल गया कि ये ख़त जाली है, यानी इसमें इल्ज़ामात झूठे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के मीडिया की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हम इस पर ख़बरें नहीं चलाएंगे और इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करें भी ये भी तो वो नॉर्मल सी बात करेंगे बस ऐसे खाना पूरी के लिए, बाकी इसके ऊपर बात नहीं हो रही। लेकिन आप देखें, अच्छा चलें उस पर मैं एंड में आता हूँ कि इसका मैं फ्यूचर क्या देख रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या होगा। लेकिन इसके कंटेंट पे भी मैं बाद में आऊँगा। इसके कंटेंट पे अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो ये नोट की जा रही है कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके इस पे दस्तखत नहीं हैं। अब इस पे बहुत सवालात हो रहे हैं। मैंने वकला से भी बात की है, कुछ साफ़ियों से भी बात की है। वो कहते हैं कि देखें जो पहले ख़त हैं जो आमिर फारूक साहब को लिखे गए उस पर तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के दस्तखत मौजूद है, वो इंडोर्स करने वाले हैं। जब उमरता बंदियाल साहब के साथ मुलाकात हुई थी और काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता बरस, तो उस वक्त भी मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो साथ शामिल थे। अब बहरहाल मियाँ गुल साहब के दस्तखत इसके ऊपर नहीं हैं। अब ज़ाहिर है इसका पता तो नहीं है, लेकिन मियाँ गुल साहब नवाज शरीफ का केस सुनने वाले बेंच में भी शामिल थे आमिर फारूक साहब के साथ, और इस वक्त जो इमरान खान साहब के केस सुने जा रहे हैं उसमें भी शामिल हैं। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक ज़बरदस्त जज हैं। उन्होंने उन पर ज़रूर उस वक्त क्रिटिसिज्म हुआ था जब उन्होंने नवाज शरीफ, इश्तियारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े को जिस तरह से बरी किया, उस बेंच का वो हिस्सा थे। और लेकिन उन्होंने इमरान खान के केसेस में भी उन्होंने 2 बार ट्रायल को कलअदम किया और काफ़ी उनके इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं। तो ये है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का मामला। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब आमिर फारूक साहब के साथ उस बेंच का भी हिस्सा हैं जिसने बाबर सत्तार साहब का जो फैसला है डीसी इस्लामाबाद को 6 माह सज़ा सुनाने वाला, 4 माह SSP ऑपरेशंस को और 2 माह SHO को, उसको भी मुअत्तल करने में बेंच में शामिल थे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनसे पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब को उस बेंच में शामिल किया गया था। तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस बेंच से अलग हो गए थे, वो बेंच टूट गया था। तो तमाम इस्लामाबाद की वकला कम्युनिटी को इंतज़ार था कि देखना है कि वो कौन सा जज है जो आमिर फारूक साहब के साथ बैठकर और जो बाबर सत्तार साहब का ज़बरदस्त फैसला है उसको मुअत्तल करेगा। तो फिर वो नाम हमारे सामने आया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का। गो कि मियाँ गुल साहब ने उस दिन बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हमारे ऑर्डर्स पर अमल करना तो दूर की बात है, देखती तक नहीं है, और हम जब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स देते हैं किसी के बारे में तो उनको ज़रूर गिरफ्तार करते हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वैसे तो बड़ी बहादुर बनती है, दिलेर बनती है। जब हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू करते हैं तो फिर माफ़िया मांगते हैं, अब भी दिलेर बनो। तो अब ये जो सारा मामला काजी फाइज़ ईसा साहब के पास गया है, सवाल ये हो रहा है कि क्या काजी फाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर कोई एक्शन करेंगे। एक तो इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने आज जस्टिस आमिर फारूक साहब को बुलाया, उस वक्त बुलाया जब वो इमरान खान का केस उन्होंने सुना था सैफर वाला, वो सुने बगैर वो नहीं सुना उन्होंने और वो उधर चले गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। लेकिन एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है। मरीम नवाज़ खान साहब जो हैं जो वीलॉग्स करती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाया गया काजी फाइज़ ईसा साहब की तरफ से, तो उस मुलाकात में
काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहबा भी मौजूद थी। अब ये बड़ा हैरान कौन है कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रही थी सरीना ईसा साहबा अगर मौजूद थी, क्योंकि अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई बहरहाल तरदीद कोई नहीं आई। अच्छा, और क्योंकि आमिर फारूक साहब वैसे बहुत क्लोज़ हैं काजी फाइज ईसा साहब के, बहुत क्लोज़ हैं। नून लीग भी बहुत एतमाद करती है आमिर फारूक साहब और काजी फाइज ईसा साहब पर। अगर आपको याद हो जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था, उस पर जो एक कमीशन बनाया था नून लीग की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी उस वक्त उनका ऐसा थे। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल ने जिन 3 जजेस पर एतमाद का इजहार किया था कि इनकी कमेटी बनाए, उसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, उनके साथ थे जस्टिस आमिर फारूक साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान साहब अब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन 3 जजेस पर एतमाद का इजहार किया था नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा था कि ये 3 जज हमें बहुत पसंद हैं और ये 3 जज हम समझते हैं कि ये सिर्फ इंसाफ ये 3 जज कर सकते हैं, इनके अलावा पाकिस्तान की जुडिशरी में शायद कोई जज हो जो इंसाफ कर सकता हो, तो हमें इनका इंसाफ पसंद है। तो नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, शरीफ खानदान ने इन 3 जजेस का इंतखाब किया था। तो अब जब ये मामला काजी फाइज ईसा साहब के पास गया है, मेन उन्होंने करना है, तो उस पर एक तो ये ज़ाहिर है वैसे तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान इस पर वो अक्सरियत में कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे तो गाइडलाइन उन्होंने रहनुमाई मांगी है कि आप हमें रहनुमाई करें कि क्या इसको देखें कि क्या कोई मुदाखलत हो रही है तो इसको क्या इस पर क्या करना है। और वाक़यात बड़े खौफनाक वाक़यात लिखे गए हैं कि कैसे एक जज के बरादर निस्बती को उठाया गया, कैसे एक जज के घर में कैमरे लगे हुए थे, कैसे उसके बेडरूम की वीडियोस बनाई गई, कैसे उसकी फैमिलीज़ की वीडियोस बनाई गई, कैसे एक जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, इमरान खान के केसेस में क्या होता रहा, नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता रहा, किस जज के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसके घर क्रैकर फेंका गया और किस तरह से मुदाखलत की गई, किस तरह से फैसले लिए गए। तो ये बहरहाल एक अच्छी खबर यह है कि आमिर फारूक साहब पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने जितने फैसले दिए इमरान खान के खिलाफ, जितने फैसले दिए हैं नून लीग के हक में, जितने फैसले दिए शरीफ खानदान के हक में, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक दिए हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनके अलावा सब जजेस कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है। और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का हैरानकुन वाक़या है कि 90% से अबव जजेस जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मियां गुल साहब को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं क्योंकि उनका तो उस लेटर में दस्तखत तो हैं जो आमिर फारूक साहब को लिखा गया था। तो अब ये मामला जब काजी फाइज ईसा साहब के पास गया है तो सवाल यह है कि काजी साहब इस पर क्या करेंगे। काजी साहब वही हैं जिनके पास जब जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस लगा तो उसमें जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब का नाम आया, तो उन्होंने उस पर क्लीन चिट एक तरह से उनको दे दिया है, उनके खिलाफ तहकीकात पर नहीं गए। पहले काजी फाइज साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी, लंबी चौड़ी तकरीरें की, सच बोलो, सच बंदे को आज़ाद करता है, ये करो वो करो, नाम लो, रिटर्न उनको शामिल करो, उनको फ्रीक बनाओ। जब फ्रीक बनाया तो काजी फाइज ईसा साहब ने जनरल बाजवा को नोटिस करने से इनकार कर दिया और फिर जो शौकत अली सिद्दीकी साहब ये मामला लेकर गए थे वो ये कहते थे कि मेरी तो मराद बहाल हो ना हो वो एक अलग मामला है, लेकिन आप इस सारे मामले की तहकीकात करें कि जुडिशरी में किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था है और इन सारी चीज़ों पर। तो काजी साहब ने पहले तो कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी सिर्फ मराद बहाल की हैं, उनकी पेंशन बहाल की है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने तहकीकात नहीं करवाई, कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई कमेटी नहीं बनाई कि किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें अदलिया के अंदर होती रहीं, कौन करता रहा, किस तरह से करता रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बात हो रही है कि होगा क्या, ये बहुत सवाल है। मैंने आपको बताया कि मैं कंटेंट पे अगली वीडियोस में आऊँगा कि क्या क्या हुआ है। अब सवाल ये है कि होगा क्या। देखें, ये डिपेंड करता है सारा तहरीक इंसाफ पर। तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसले करते हैं वो हामिद खान साहब करते हैं। हामिद खान साहब काजी फाइज ईसा साहब के ज़ाती दोस्त हैं और वो नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा साहब पर दबाव बढ़े, और हामिद खान साहब जो है वो हमेशा काजी फाइज ईसा साहब को बचाते हैं। इमरान खान साहब जेल बैठकर मुसलसल ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं। इससे बड़ा वाक़या क्या हो सकता है कि एक आईनी अदालत के 90% जजेस ने इतना खौफनाक लेटर लिख दिया है, इतनी बड़ी उनके इंकशाफात, और पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं था कि ऐसा कोई कर सकता है जो जजेस ने कर छोड़ा है। लेकिन पीटीआई जो है वो मानती है हामिद खान साहब की सुप्रीम कोर्ट के मामले में, और हामिद खान साहब कभी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पीटीआई को उस तरह से नहीं बढ़ाने देंगे। अगर नून लीग होती तो नून लीग इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो धरना शुरू कर चुके होते, इस वक्त कोहराम बर्पा कर चुके होते, उनकी सारी वकला तंजीमों के बयानात आ गए होते। लेकिन इस वक्त निज़ाम जो हमारा है उसने वकला तंजीमों को मैनेज किया हुआ है आज़म जी तारड़ साहब और एहसन बून साहब के जरिए, और किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से, किसी को नवाज के, किसी को मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने किया हुआ है। और आज़म जी तारड़ साहब, अगर ये इमरान खान का दौर होता और जजेस पर नून लीग के खिलाफ फैसलों का दबाव होता और जजेस ये लेटर लिख देते तो इस वक्त तक
जो है वो सैकड़ों हज़ारों वकला को लेके नून लीग जो है वो चढ़ाई कर चुकी होती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि अभी रात को अदालत खोलें और ये सब कुछ करें। पीटीआई की चढ़ाई तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना नून लीग को करनी चाहिए, ना पीटीआई को करनी चाहिए, लेकिन कोई मुतालबा तो आना चाहिए, कोई बात तो होनी चाहिए। अब ये सारा डिपेंड करता है पीटीआई पर। पीटीआई का है कोई सुनने में आ रहा है कि कल वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अगर तो वो आएंगे, अगर तो वो जजेस के सामने पेश होंगे, अगर तो जजेस को कहेंगे, फिर तो प्रेशर बनेगा, फिर तो काजी साहब को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हामिद खान साहब की पॉलिसी पे चले, हामिद खान साहब की पॉलिसी ये है कि बस उनको सेनेट का टिकट चाहिए था, उनको सेनेट का टिकट मिल गया है, अब भाड़ में जाए सारा कुछ, इमरान खान रिहा होता है हो, नहीं होता ना हो, पीटीआई को कोई आइन के मुताबिक फैसला उसके हक में आता है आए, नहीं आता लानत भेजें, कोई उनका लेना देना नहीं है। काजी साहब पे दबाव नहीं बनाने देंगे। देखिए ये एक वो इधर उधर प्रेशर डलवाएंगे। अभी मैं देख रहा था कहीं पे आया कि आमिर फारूक साहब को रिजाइन करना चाहिए। आमिर फारूक साहब से पहले तो काजी फाइज ईसा साहब को कुछ करना चाहिए, उनके नोटिस में था, इसमें लिखा हुआ है कि उनको सारा कुछ उनके नोटिस में था, उनको बताया गया था, उस वक्त उन्होंने कहा था मेरा इख्तियार नहीं है। तो ये हामिद खान साहब जो हैं उनका इस वक्त पूरा जो एजेंडा लगता है वो एजेंडा ये लगता है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से तवज्जो डाइवर्ट की जाए। इमरान खान साहब कहते हैं कि पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट पर रखें, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला लिया जिसकी वजह से मखसूस नशिस्त नहीं मिली। मखसूस नशिस्त इसलिए नहीं मिली कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन उन्होंने देनी है, 224 वोट चाहिए, इन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इन्होंने हमारे लापता अफराद पे इन्होंने जुमले कसे काजी फाइज ईसा साहब ने, हमें जो है इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को आरओ के तौर पर बहाल किया, इन्होंने जो है वो ये किया ये किया ये किया। इमरान खान गर्दान पूरी पड़ते हैं, लेकिन हामिद खान साहब शायद बिल्कुल इस उसमें नहीं है, वो पीटीआई को रोक के रखते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई गई है वो सेक्रेटेरिएट में रखवाई गई है, हालांकि तमाम नजरें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर होंगी, पूरा मीडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा होगा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा होगा, लेकिन पीटीआई अपने सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कोई तो है जो अंदरूनी खाना ये चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव ना बढ़े, सुप्रीम कोर्ट से तो जो ओझल हो, नजरों से ओझल हो। तो अब आप मुझे बताएं कि फिर कैसे चलेगा। तो ये डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि असल तो वजह ही तहरीक इंसाफ है। जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है वो तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है कि वो आइन के मुताबिक फैसले देते हैं जो तहरीक इंसाफ के हक में जाते हैं, जो कि इस वक्त पॉलिसी नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जो है उसके मसाइल कुछ और हैं, वो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से कोई निकलेंगे तो उनको किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे। और जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग जो इमरान खान के साथ दिलो जान से सिंसियर हैं, जिनको अपना नाम नहीं चाहिए, वो अभी रूपोश हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, और जो बाहर हैं उनकी अंदरूनी लड़ाई नहीं ख़त्म होती, और उनमें से जो करना चाहते हैं उनकी टांगें खींची जाती हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल, सारी की सारी डिपेंडेंस इस मामले की पीटीआई पर है। अब आप देखेंगे जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने जो इंकशाफात किए थे, बताया जाता है कि आज भी वो अपने इंकशाफात पर कायम हैं। वो उनका जो बयान टीवी चैनल्स पर चलवाया गया था उसका हकीकत से कहा जाता है कि कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन पीटीआई ने उस मामले पर कुछ भी नहीं किया, और काजी साहब के सामने एक मामला गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। पीटीआई को पिटीशन लेके जानी चाहिए थी, पीटीआई को वहाँ जाके दबाव बढ़ाना चाहिए था, और पीटीआई आज तक जो कम से कम 178 बार तो मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आज तक पीटीआई एक पेपर जारी नहीं कर सकी कि कौन कौन से उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। पीटीआई आज तक नहीं बता सकी कि रिकाउंट के नाम पर उनकी कितनी सीटें छीनी गई हैं। पीटीआई आज तक पब्लिक में नहीं बता सकी कि कौन कौन सी सीटें और रिकाउंट के नाम पर उनकी छीनी जा रही हैं। पीटीआई आज तक नहीं बता सकी कि 28 तारीख को चलें वो बात बता दें कि कितनी उन्होंने ट्रिब्यूनल्स में केसेस लेकर गए हैं। और मेरी इतला ये भी है कि कुछ लोग पीटीआई के हारे हुए, जिनको हराया गया है, फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं लेकिन फॉर्म 47 उनको हराया गया है, वो ट्रिब्यूनल्स में नहीं जा रहे, और उसकी वजह यह है कि वो खौफजदा हैं। कुछ लोग नहीं जा रहे, ये भी खैर पता चल जाएगा 28 के बाद कि कितने लोग गए हैं कितने लोग नहीं गए। तो ये वो पीटीआई के अंदर मसाइल हैं जिस वजह से पीटीआई ना अवामी मैंडेट जो छीना गया है उसको वापस ले पा रही है, ना इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा पा रही है, क्योंकि उनके मामलात कुछ और हैं, उनके ओहदों की जंग है, लड़ाइयाँ हैं। किसी ने लगता है कि टास्क दिया हुआ है कुछ लोगों को कि आपने तवज्जो जो है वो आपसी लड़ाइयों में रखवानी है, आपने आपस में लड़ना है ताकि सारा फोकस इधर रहे। और मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दी है कि इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतला यह है कि पीटीआई के अंदर ये बात चल रही है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए, लेकिन इस लम्हे तक शायद कुछ देर बाद ये आ जाए खबर कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी जा रही है पीटीआई सेक्रेटेरिएट में। और फिर एक और चीज़ है जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट किया है, उस पर वो हामिद खान साहब का कहना बनता था कि हम वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हामिद खान साहब जो हैं वो बड़ा एक घोंघलों से मट्टी उतारने वाले बयानात दे रहे हैं, और काजी फाइज इस हिसाब से तवज्जो उठा के आमिर फारूक साहब पर ले जा रहे हैं। तो हामिद खान साहब नहीं चाहते कि काजी साहब
साहब पे फोकस हो, वरना हामिद खान साहब को चाहिए जितना उन्होंने काजी साहब के लिए किया है उनको तो चाहिए कल लें 50-60 वकील जाएं काजी साहब की अदालत में और उन्होंने कहें कि सर आज ही आप फुल कोर्ट बिठाएं। उससे एक ज़ाहिर प्रेशर बनता है, उससे एक दबाव बढ़ता है, काजी साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लेकिन मैंने आपको बताया कि हामिद खान साहब जो हैं वो पूरी अपनी आखिरी कोशिश करेंगे कि वो काजी साहब की तरफ मामला ना जाने दें। अब पीटीआई के अंदर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं इमरान खान साहब से मिलने, ये सारे वारदातें बताना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। बड़े स्पेसिफिक लोगों को मिलने दिया जा रहा है जिनका पता है कि वो शायद वो बातें नहीं बताएंगे जो इमरान खान तक पहुँचनी चाहिए। तो ये जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है, पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बड़ा वाक़या है और इतने बड़े बड़े इंकशाफात आज से पहले नहीं हुए और प्रॉपर फोरम पर किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो जो उन्होंने खिताब किया था उसमें उन्होंने एक तकरीर में जाके कह दिया था, वो फिर एक अलग मामला था कि जज तकरीर कर सकता है नहीं कर सकता। और दूसरी बात उसमें यह भी थी कि वो गो के कहते रहे कि मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखे तो उन्होंने बुलाया नहीं। और उसमें फिर एक और चीज़ ये भी थी कि वो घर में इदारे के लोगों को मिलते रहे। तो उन पर यह भी एक सवाल था कि आप फिर मिले क्यों, आप तो नहीं मिल सकते थे, आप तो इंटाइटल नहीं थे, आपको तो इजाज़त नहीं थी, आप कैसे आप अलाउ करते रहे उनको घर में आके मिलते रहे। तो पहले आप उनको मिलते रहे, बाद में आपने उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा दिए, तो ये कैसे हो गया। तो उसमें काफ़ी कमज़ोर पहलू भी छोड़ गए थे जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। लेकिन यहाँ पे कोई कमज़ोर पहलू नहीं है, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जजेस ने काम किया है। 6 जजेस ने लेटर लिखा है और ये वो 6 जजेस हैं जिनमें से जिसके पास एमपीओ का केस लगा है उन्होंने एमपीओ को उड़ाया है और उन्होंने आइन के साथ वफादारी की है, अपने हलफ के साथ वफादारी की है। लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब का कोई पता नहीं है कि उन 6 के 6 जजों पे कोई केस बना दे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है ये बातें करने वाली। क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब के वाले से हसनात मलिक साहब जो कहते हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब को इस वक्त जो निज़ाम हमारा चल रहा है उससे उनको कोई मसला नहीं है और वो उस निज़ाम के साथ खड़े हैं। और काजी साहब जो हैं वो आज से 45 साल पुराने मामला देख रहे हैं। हाँ, अगर ये जजेस 6 आज से कोई 40, 42, 43 साल 44 साल पहले का कोई मामला बताते वो काजी साहब खोल लेते। लेकिन आजकल के हालात पे काजी साहब इतनी आसानी से ये केस नहीं खोलेंगे जब तक तहरीक इंसाफ दबाव नहीं बढ़ाएगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।